श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर पंचम भाव से संबंधित विचार किस प्रकार से किए जाते हैं, किन किन विषयों में किए जाते हैं, किन किन कारकत्वों के किए जाते हैं और पंचम भाव का उपनक्षत्रपति किन किन भावों से संबंध बनाने पर पंचम भाव के कारकत्वों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उनके फल की हानि करता है या फल का लाभ प्रदान करता है, उसी विषय में आज विचार करेंगे। तो पंचम भाव से हम संतान पक्ष को देखते हैं। संतान का होना, संतान का ना होना, संतान का दत्तक होना, संतान का रोगी होना, संतान का उत्तम कोटि का होना, संतान का स्वस्थ रहना, संतान का रोगी रहना, संतान संबंधी सारे पक्ष पंचम भाव से देखते हैं। इसमें नवम भाव को भी शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा प्रेम संबंध, अंतर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह, शेयर, सट्टा, जुआ आदि से लाभ या हानि, अभिनय के क्षेत्र में सफलता, गीत, कला, संगीत और मनोरंजन के साधन, तंत्र मंत्र, क्योंकि छठवें भाव से 12वां भाव है तो रोग से मुक्ति, औषधि का प्रयोग, औषधि काम करेगी अथवा नहीं करेगी, और ज्योतिष के विषय में लोकप्रियता और धन समृद्धि की प्राप्ति किसी व्यक्ति को होगी या नहीं होगी, यह भी पंचम भाव के उपनक्षत्रपति से ही विचार किया जाता है। इसके अलावा मादक पदार्थों का सेवन, नशा आदि बुरी लत पड़ना, किसी अखाद्य पदार्थ के खाने और पीने में जातक की रुचि होना, इन सभी बातों का विचार पंचम भाव के उपनक्षत्रपति से किया जाता है कि उसकी स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है, किसके नक्षत्र में है और किन किन भावों का प्रबल कार्य बनता है। संतान सुख का विचार करने के लिए पंचम भाव के उपनक्षत्रपति को पंचम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव का कार्य बनना चाहिए। और द्वितीय भाव का संबंध स्थिति के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर कहीं ना कहीं फल पद राशियों से संबंध होना चाहिए। फल पद राशियाँ हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, जो जल तत्व की राशियाँ हैं। इसमें नवम भाव के उपनक्षत्रपति का भी विचार कर लेना चाहिए। और यदि हम पिता के लिए देख रहे हैं तो विशेषकर 11वें भाव का संबंध हमें पहले देखना चाहिए, 11वें भाव के उपनक्षत्रपति का, और उसके बाद हमें पंचम भाव के उपनक्षत्रपति का विचार करना चाहिए। यदि पंचम भाव का उपनक्षत्रपति 4, 10 और 1 भाव को यानी लग्न भाव को संबंध बनाता है, उनका कार्य बनता है, और बंध्या राशियों से लग्न भाव के स्वामी का या लग्न भाव की उपनक्षत्रपति का संबंध बनता है, और शनि, राहु और केतु कहीं उपनक्षत्रपति बनते हैं या उपनक्षत्रपति इन्हीं के नक्षत्र में बैठता है, तो संतान बाधा या निसंतान होने की संभावना हो जाती है। संतान होने में बाधा होना या संतान की प्राप्ति से पहले ही गर्भस्राव या गर्भपात हो जाने की संभावना तब बनती है जब पंचम भाव का उपनक्षत्रपति 4, 10, 1 और 6, 8, 12 का कार्य बनता हो, और केतु, मंगल, शनि और राहु से भी कहीं ना कहीं नक्षत्र, उपनक्षत्रपति या स्थिति के आधार पर उनका संबंध बन रहा हो। और ऐसी दशा अंतर्दशाओं में जब संबंधित भावों की दशा अंतर्दशाएं आती हैं तो ऐसी संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाती हैं। संतान प्राप्ति के समय प्रसव सामान्य रूप से बिना शल्य क्रिया के हो जाएगा यदि पंचम भाव का उपनक्षत्रपति का संबंध 2, 5, 11 और 3, 9 से बन रहा हो और इन्हीं भावों के कार्यशों की दशाएं चल रही हों। दशा, भुक्ति, अंतरा तीनों सामान्य प्रसव के लिए 2, 5, 11 और 3, 9 के कार्यशों की चल रही हो। शल्य क्रिया के द्वारा प्रसव की संभावना तब बनेगी जब 2, 5, 11 के साथ साथ 6, 8, 12 के कार्यशों की दशा भी चल रही हो और पंचम के उपनक्षत्रपति का भी संबंध इन 6 भावों में से संबंध बन रहा हो। और मंगल केतु से भी संबंध बनना आवश्यक होता है, क्योंकि मंगल और केतु ही शल्य क्रिया के, सर्जरी के कारक होते हैं। युगल संतान यानी जुड़वां संतान होने के योग तब बनते हैं जब पंचम का उपनक्षत्रपति द्वितीय, पंचम और एकादश का प्रबल कार्य होता है और बुध और द्वितीय स्वभाव यानी दुस्वभाव राशि का भी संबंध वहाँ बनता है। या तो उपनक्षत्रपति स्वयं बुध हो, बुध के नक्षत्र में हो या गुरु के नक्षत्र में हो, बुध की राशि में हो या गुरु की राशि में हो, या बुध या गुरु उनके उपनक्षत्रपति बनते हों, या वह स्वयं द्विस्वभाव राशि में विराजमान हो।
4, 6 और 11 ये भाव संतान हानि के हैं, संतान के कष्ट के हैं। तो यदि इनके कार्यों की दशा चलती है और अल्पकाल या अल्प आयु किसी संतान की होती है तो संतान को कष्ट या संतान की मृत्यु की संभावना बनती है जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर दशाएं होती हैं। संतान से वियोग यानी संतान होने के बाद भी दूर चली जाए या हमारे पास ना रही तो चतुर्थ और द्वादश भाव से यदि पंचम के उपनक्षत्र पति का संबंध होगा तो चतुर्थ और द्वादश भाव के कार्यों की दशा में संतान से वियोग होता है। भले ही वह विदेश पढ़ने के लिए जाए, कार्य करने के लिए जाए या विवाद के कारण माता पिता से अलग हो जाए। दत्तक संतान का सुख यदि केवल द्वितीय भाव से पंचम भाव के उपनक्षत्र पति का संबंध बनता है तो द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम और दशम इन भावों के जो कार्य बनते हैं उनकी दशा अंतरदशा में दत्तक संतान का सुख होता है। दत्तक संतान का सुख केवल तभी नहीं होता कि जब जातक के पास संतान नहीं होती, ऐसी भी स्थिति होती है कि जातक संतान होते हुए भी दत्तक संतान की प्राप्ति करता है यदि ऐसे योग होते हैं। इसमें छठवें भाव और द्वितीय भाव के उपनक्षत्र पति के भी विचार कर लेने चाहिए दत्तक संतान का सुख प्राप्ति के लिए। प्रेम संबंध के लिए या साझेदारी में किसी व्यक्ति की प्राप्ति के लिए 2, 5, 11 का विचार किया जाता है कि पंचम का उपनक्षत्र पति 2, 5, 11 से संबंध बनाता है तो विपरीत वर्ग के प्रति एक आकर्षण जगता है, प्रेम संबंधों की स्थापना होती है। यदि उसमें सप्तम भाव शामिल होगा 2, 7, 11 को वह कार्य बनता है तो प्रेम विवाह के संबंध भी बन जाएंगे, जिससे प्रेम संबंध होंगे उसी से प्रेम विवाह हो जाएगा। प्रेम संबंधों में कलंक या मिथ्या अभियोग या अभियोग या बदनामी के कारण बनते हैं। यदि पंचम का उपनक्षत्रपति पंचम, अष्टम और द्वादश से संबंध बनाता है उनका प्रबल कार्य बनता है तो तत्संबंधित दशा अंतरा और भुक्ति में उसके ऊपर कलंक और बदनामी के दाग लगते हैं। प्रेम संबंधों में विवाह पूर्व यौन संबंध के लिए पंचम भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध पंचम द्वादश, पंचम अष्टम या पंचम एकादश से होना चाहिए। प्रेम संबंध समाप्त कब होंगे? जब पंचम भाव का उपनक्षत्रपति पंचम, षष्ठम, अष्टम और द्वादश से संबंध बनाएगा तो पंचम, षष्ठम, अष्टम, द्वादश और दशम भाव के कार्यों की दिशा में प्रेम संबंध समाप्त हो जाती हैं। प्रेम संबंध हो लेकिन विवाह में परिवर्तन ना हो यदि पंचम भाव का उपनक्षत्रपति 4, 6 और 12 से संबंध बनाएगा तो प्रेम संबंध तो होंगे क्योंकि पंचम और एकादश से संबंध बनाने पर होंगे, लेकिन 4, 6, 12 से भी संबंध हुआ तो प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा। प्रेम संबंध केवल संबंधों तक सीमित रह जाएगा। प्रेम संबंध केवल यौन सुख के लिए तभी होते हैं जब पंचम, अष्टम और एकादश की दशा अंतरा और भुक्ति चलती हैं और पंचम के उपनक्षत्र पति का इनसे संबंध होता है। अंतर्जातीय विवाह के लिए पंचम भाव का उपनक्षत्र पति यदि 2, 7, 11 और राहु केतु से संबंध बनाता है, इनका कार्य बनता है, तभी अंतर्जातीय या अंतरधर्मीय या अंतर्देशीय विवाह की संभावनाएं बनती हैं। सट्टे में लाभ, शेयर और सट्टा आदि में लाभ जब होता है जब 2, 5, 6 और 11 को पंचम भाव का उपनक्षत्रपति कार्य बनता है और गुरु और बुध से संबंध होता है और अष्टम और द्वादश से उसका संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि अष्टम और द्वादश से संबंध होगा तो हानि के संकेत बढ़ जाएंगे। जुए में लाभ या जुए में रुचि, जब पंचम भाव का उपनक्षत्रपति पंचम, दशम, एकादश, 2, 6 और 8 का कार्य बनता है। अभिनय क्षेत्र में गीत, कला, संगीत और मनोरंजन के क्षेत्र में व्यक्ति तभी कार्य करता है जा सकता है, उसकी रुचि होती है जब पंचम का उपनक्षत्रपति शुक्र से संबंध बनाते हुए पंचम, सप्तम, दशम और एकादश से संबंध बनाता है, उनका कार्य बनता है। और यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष में कार्य करता है, उसे ज्योतिष में लोकप्रियता की अपेक्षा रहती है तो पंचम भाव के उपनक्षत्रपति का विचार कीजिए, उसका पंचम, नवम, दशम, एकादश और द्वितीय, सप्तम से संबंध होना चाहिए। और उपनक्षत्रपति यदि शनि, बुध या गुरु हो या इनके नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छी सफलता और समृद्धि की संभावना ज्योतिष के आधार पर बन जाती है। नवम भाव के उपनक्षत्रपति का भी ज्योतिषी के लिए विचार कर लेना चाहिए। मंत्र सीखना, मंत्र सिद्धि करना, मंत्र में रुचि होना, तो जब पंचम भाव का उपनक्षत्रपति 3, 4, 5 और 11 से संबंध बनाएगा
तो तत्संबंधित दशाओं, भुक्ति और अंतरा में मंत्र सिद्धि या मंत्र सीखने में उसकी रुचि जागृत होगी। पंचम भाव का उपनक्षत्रपति यदि लग्न, तृतीय, पंचम, नवम और एकादश से संबंध बनाता है, इनका प्रबल कार्य बनता है, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता उत्तम होती है, बौद्धिक सोच अच्छी होती है, सकारात्मक तरीके से वह सोचता है। निर्बल सोच के लिए लग्न, चतुर्थ, छठे, आठवें और 12वें भाव और राहु केतु से यदि संबंध बनता है पंचम के उपनक्षत्रपति का, तो ऐसी व्यक्ति की सोच संकीर्ण होती है, संकालु होती है और वह उच्च स्तरीय सकारात्मक सोच से कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। रोग से मुक्ति, क्योंकि छठवें भाव से 12वां है, तो 1, 5, 11 का कार्य यदि बनता है, तो ऐसे ग्रहों की दशा, अंतरा और भुक्ति में जातक को रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। 11वें भाव को भी इसमें और छठवें भाव की भी उपनक्षत्रपति से विचार कर लेना चाहिए। नशा आदि में मादक पदार्थों के सेवन में जातक की रुचि तभी जगेगी जब पंचम के उपनक्षत्रपति का संबंध लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और छठवें भाव से होगा, और इसमें द्वितीय भाव भी पाप ग्रहों के कारण, युति के कारण या उसका उपनक्षत्रपति कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, प्रभावित होगा। चिकित्सा से लाभ नहीं होता है, सैकड़ों दवा करने के बाद भी यदि पंचम के उपनक्षत्रपति का संबंध 4, 6, 10 से होता है और 4, 10 के कार्यशों की दशा, अंतरा और भुक्ति चलने पर जातक को किसी भी चिकित्सा से, औषधि से लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसमें छठवें भाव के उपनक्षत्रपति से भी विचार कर लेना चाहिए। और प्रेम संबंधों में मानसिक प्रसन्नता बिना किसी संपर्क के यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो केवल एकादश भाव का जब कार्य पंचम भाव का उपनक्षत्रपति बनता है, तो उसकी दशा, अंतरा, भुक्ति आने पर ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि वह किसी के प्रति अपने मन से ही प्रेम संबंध जोड़ लेता है, उससे उसका प्रेम संबंध वास्तविक रूप में नहीं होता है और वह मानसिक संतुष्टि उसी से प्राप्त कर लेता है। संतान स्वस्थ होगी यदि पंचम का उपनक्षत्रपति तृतीय और पंचम से संबंध बनाएगा, उनका कार्येश बनेगा। यदि दशम भाव का कार्येश बनता है, तो संतान बीच बीच में संबंधित दशा, अंतरा आने पर रोगी हो सकता है और जब उसमें शनि का भी कहीं ना कहीं समावेश होगा, क्योंकि शनि रोग का कारक है। कोई व्यक्ति कलाकार बन सकता है, लोकप्रिय और सफल, यदि पंचम के उपनक्षत्रपति का संबंध 5, 6, 10 और 11 से हो और उपनक्षत्रपति का संबंध बुध, शुक्र, चंद्र से हो और वे वायु राशियों में बैठे हों या वायु राशियों के स्वामियों से संबंध बनाते हों। यदि 11वें भाव का उपनक्षत्रपति भी पंचम, छठवें और 10वें को सिग्निफाई करेगा, उनका कार्य बनेगा, तो ऐसा जातक कला के आधार पर, मनोरंजन के आधार पर, अभिनय आदि के आधार पर समृद्धि भी प्राप्त कर लेता है। उत्तम धन लाभ के लिए 2, 3, 5, 6 और 11 से पंचम भाव के उपनक्षत्रपति का संबंध हो, गुरु से संबंध हो, अष्टम और द्वादश से संबंध ना हो, तो ऐसा जातक अच्छे धन लाभ की संभावना प्राप्त करता है। इसमें द्वितीय और एकादश की उपनक्षत्रपति का भी विचार कर लेना चाहिए। रोग का कारक शनि को माना गया है, तो जैसे लगन के आधार पर बताया गया था कि लगन के उपनक्षत्रपति से हम देख सकते हैं कि रोग अल्पकालिक होगा, दीर्घकालिक होगा या आजीवन होगा, तो इसी प्रकार का संबंध हम पंचम के उपनक्षत्रपति से भी देखते हैं कि यदि पंचम के उपनक्षत्रपति का संबंध 1 और 6 भाव से होगा, तो जातक को अल्पकालिक रोग होते रहेंगे जब जब ऐसे ग्रहों की दशाएं, अंतरदशाएं आएंगी। दीर्घकालीन रोग तभी होता है जब 1, 6 और 8 को भी सिग्निफाई करता है। 1, 6 और 8 का प्रबल कार्य बनता है पंचम का उपनक्षत्रपति, और यदि मंगल केतु से उसका संबंध बनता हो तो शल्य चिकित्सा की संभावना भी बनती है, दुर्घटना आदि के कारण भी ऐसे योग बन जाते हैं। आजीवन रोग के लिए वही सिद्धांत है जो लगन के उपनक्षत्रपति से बताया था कि यदि पंचम का उपनक्षत्रपति 1, 6, 8 और 12 भाव का कार्येश बने और बाधक से भी संबंध स्थापित करता है, तो स्थिति आजीवन किसी रोग की हो जाती है। लेकिन यदि पहले भाव का उपनक्षत्रपति भी ऐसे ही संभावना बनाता है आजीवन रोग की, तो वह रोग असाध्य भी हो सकता है। तो इस तरह से पंचम भाव के उपनक्षत्रपति के आधार पर किन किन भावों का कार्येशों का विचार किया जा सकता है और करना चाहिए, उसके बारे में आज आपको बताया। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।